ठीक है सर, ओके सर। ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो सर आज क्या होगा सर, जीएसटी क्लास है। जीएसटी में ना ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को अ, क्या बोलते हैं, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये टॉपिक डिस्कस किया था ओवरव्यू। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग आयन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो मैंने लास्ट दिन आप लोगों के साथ टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सारा टॉपिक डिस्कस किया था। ओवरव्यू के हिसाब से मैंने एक ए टू जेड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में, ऐसे नहीं हुई कि कुछ बात नहीं हुआ था, काफी सारा बात हुआ था। लेकिन सर टाइम ऑफ सप्लाई और क्वेश्चंस भी मैंने किया था आपके साथ। तो आज भी ना मैं आपको साथ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू, स्पेशली टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्लेस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको तो वो मैं लास्ट दिन बता ही दिया था। टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। तो इसमें ना टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस में कुछ वाइटल पॉइंट्स एज वेल एज कुछ केस स्टडीज, और वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ वाइटल कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज कुछ केस स्टडीज, ये बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सर आगे बढ़ते हैं, बात समझ में धीरे धीरे आ जाएगी। सब्जेक्ट का नाम है जीएसटी, ठीक है, नाम याद रखना, मैं हूँ जीएसटी। जीएसटी के बारे में मैं क्या बोलूँ सर, इतना इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, इसके साथ अब बिल्कुल ना, मैंने इस सब्जेक्ट के साथ सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, अंडर एस्टिमेट मत करना। जिंदगी में आपको बहुत कुछ रिटर्न देगा, इसीलिए कोई भी सबको, सबके लिए जरूरी सब्जेक्ट है, इसीलिए थोड़ा प्यार से पढ़ो। भले ही कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग फील हो, कभी कभी होता है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज लॉ है, तो फिर बीच बीच में थोड़ा सा बोरिंग फील देता है। लेकिन सर आज का क्लास इतना बोरिंग नहीं होगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको एक एक एग्जांपल्स के साथ, एक केस स्टडीज के साथ बात करने का। अच्छा, तो ऑलरेडी मैं जो बात आपसे कर लिया था कि सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स क्या होता है, एज वेल एज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, ये बात हुआ था। एक बार जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया सर, वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। कभी कभी ऐसा होता है सर, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं शॉपिंग मॉल में, और शॉपिंग मॉल वाले, जैसे भी दुर्गा पूजा का टाइम है बंगाल, वेस्ट बंगाल में, तो शॉपिंग मॉल में जाओगे ना, आपको शॉपिंग के ऊपर, शॉपिंग वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी की तरफ से आपको वाउचर देगा। समझ रहे हो सर, शॉपिंग कंपनी की तरफ से आपको वाउचर देगा। सपोज आप रिलायंस विजिट करते हो, आप पेंटालून्स विजिट करते हो, या कोई भी शॉपिंग मॉल आपके एरिया में जो भी है, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको शॉपिंग मॉल तो दिख ही जाएगा, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग नाम दे, तो दे प्रोवाइड यू वाउचर। ठीक है, कभी कभी आपको 5,000 प्लस शॉपिंग करने से वाउचर मिलता है, 10,000 प्लस शॉपिंग करने से भी वाउचर मिलता है, मोर देन दैट करने से भी वाउचर मिलता है। फिर कुछ कुछ महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स, ये वाउचर लेके हम लोग फिर से मॉल में पहुंचते हैं, तो उसको रिडेम करते हैं, वाउचर को क्या करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, वाउचर रिडेम्पशन करते हैं, तो उसको भी तो वैल्यूएशन में काउंट करना चाहिए। तो उसमें ये बात ये सीखना पड़ेगा सर कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, ठीक है, वाउचर का भी अलग अलग एरिया है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केसेस, ठीक है, ये कुछ अलग अलग और भी चीजें हैं, सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर सर्विस, एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केसेस। ठीक है, यही है मेनली। अब ये जो टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टाइम इज एवरीथिंग, बिकॉज गवर्नमेंट को ना, वो टाइम इज, इसलिए गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, गवर्नमेंट मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए, जीएसटी डिपार्टमेंट मैंने बेसिकली हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर, ठीक है, जीएसटी से गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू होता है,
अप्रॉक्स 17-18% ऑफ दी गवर्नमेंट कलेक्शन, ठीक है, 17-18% गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 17-18% जीएसटी से आता है। सो गवर्नमेंट भी जीएसटी को अंडर एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकता, ऊपर से ओवर एस्टिमेट कर लेता है, क्योंकि जीएसटी से गवर्नमेंट को अर्निंग होता है। और इसलिए टाइमिंग को आइडेंटिफाई करना, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट के लिए टाइमिंग आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एज ए टैक्स एक्सपर्ट्स, एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएमए, एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल, ठीक है, आप कोई भी हो, सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, एज वेल एज आप कोई टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो, आपके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है इस चीज को जानना कि सरकार कितना इतना टाइमिंग को क्यों इंपॉर्टेंस देना चाहता है, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई को या टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को या टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को क्यों इतना अहमियत देना चाहता है। दैट्स अ वेरी टू दी पॉइंट बात सर, ठीक है। चलो चलो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का जो बात है सर, ये सेक्शन 12 में बोला गया है। कहाँ बोला गया है? सेक्शन 12। मैं लास्ट दिन बता रहा था आपको, बट मैंने लास्ट दिन ना आपके साथ ज्यादा सेक्शन रिलेटेड बात नहीं किया, आज करूंगा, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो सेक्शन 12 में है, और सेक्शन 12 के साथ साथ सेक्शन 12 के में कुछ और भी पार्ट है, जैसे सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, ठीक है, उसके अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी, ठीक है। तो बेसिकली 12 का जो एरिया है ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बताता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बताते हैं। इसमें सबसेक्शन 4, 5, 6, और इसके साथ ना एक और चीज बताते हैं, सेक्शन 31। कहते हैं कि सेक्शन 12 के साथ साथ सेक्शन 31 को भी फॉलो किया जाता है, टैक्स इनवॉइस रिगार्डिंग टू द एक्सटेंट रेलेवेंट टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इनवॉइस को जब देखा जाता है, टैक्स इनवॉइस को, तो सेक्शन 31 की तरफ भी थोड़ा सा नजर किया जाता है, ठीक है। सर ठीक तो कुछ है नहीं, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो चलो थोड़ा सा फोकस करते हैं और सेक्शन को एनालिसिस करते हैं। ये सर इसको एनालिसिस करना जरूरी है, तो चलो हम लोग जीएसटी को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 प्रोवाइड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे कि जब हम लोग कोई गुड्स को सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जब हम लोग कोई पर्टिकुलर गुड्स को फॉरवर्ड चार्ज करते हैं, सर फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? सर जैसे फॉरवर्ड चार्ज के बारे में वी ऑल नो सर, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है, एक सप्लायर जब रिसिपिएंट को गुड्स प्रोवाइड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है सर, एकदम फॉरवर्ड चार्ज, इसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा, रिसिपिएंट उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के टाइम पे सप्लायर को जीएसटी समेत, जीएसटी के साथ पेमेंट करेगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने कोई गुड्स रिसिपिएंट को दिया जिसका दाम है 100 रुपीज, जिसमें जीएसटी है 18%, ठीक है। तो 100 प्लस 18% कुल मिला के 118 होता है, ठीक है, विद जीएसटी। तो सप्लायर ने जब रिसिपिएंट को 118 रिपे करेगा, क्या करेगा सर? रिपे करेगा, 118 का चीज बेचा, गुड्स बेचा, ये रिपे करेगा, 118 रिपे कर रहा है। रिपे करने में सॉरी, बेसिकली पेमेंट कर रहा है, रिपे नहीं बोलेंगे, पेमेंट कर रहा है 118। इसमें से 100 रुपीज तो सप्लायर का है, 100 रुपीज तो सप्लायर का है, 18 रुपीज गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का बेसिक काम क्या है सर, सॉरी सप्लायर का बेसिक काम क्या है, वो गवर्नमेंट के घर में ही 18 जमा करेगा। दिस इज इन सिंपल फॉरवर्ड चार्ज। बट कभी कभी ऐसा भी होता है सर, कुछ सिनारियो में जब रिसिपिएंट को ये टैक्स का अमाउंट जमा करना पड़ता है, खुद का टैक्स का अमाउंट जब रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट के घर में जमा करे, ये 18 रुपीज सप्लायर को ना देके, इन सर्टेन सिनारियो, इन स्पेसिफिक सिनारियो, तब ये तब रिवर्स चार्ज कहलाता है, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, रेगुलर कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए नाम है रिवर्स, इसलिए नाम है रिवर्स। ये बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास करो ना, आपको वहां पर भी बोला गया। रिसेंटली हम लोग चार्ज अंडर जीएसटी भी कवर किए थे कुछ दिन पहले, तो वहां पर भी बार बार बात हुआ है रिवर्स चार्ज पे। सप्लाई ऑफ वाउचर्स दैट कैन बी यूज्ड टू पे फॉर गुड्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था,
शॉपिंग करने जाते हो, आपको भाउचर मिलता है, फिर उस भाउचर को रिडीम करने के लिए आप फिर से शॉपिंग करने जाते हो, है ना सर। तो सप्लाई ऑफ भाउचर्स दैट कैन बी यूज्ड टू पे फॉर गुड्स, ठीक है। तो ये सेक्शन 12 का मेन डिस्कशन एरिया है, ठीक है। अब एक एक करके सारा डिस्कशन एरिया को कवर करेंगे। सर बार बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि चीजें आसान है पर कनेक्शन बनाना जरूरी है सर। एडिशन टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। कभी कभी क्या है ना सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर लेट फी का चार्जेस, मैं कुछ क्वेश्चन में दिखा रहा था आपको, लेट फी का चार्जेस, इंटरेस्ट का चार्जेस, पेनल्टी का चार्जेस, ठीक है, डिलेड पेमेंट का चार्जेस भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग आगे आगे देखेंगे। We consider below how the time of supply is determined in each of these situations. एक एक करके, जैसे एक बताया सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। स्पेसिफिक सेक्शन क्या है? ऐसे तो हम लोग सेक्शन 12 में बात कर रहे हैं, पर अगर और स्पेसिफिक बताया जाए, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 रीड विथ सेक्शन 31 क्या कहता है? As per section 12 subsection 2, the time of supply of goods that are taxable under forward charge is the earlier of the following two dates. You all know this. Date of issue of invoice by the supplier or the last date on which the invoice ought to have been issued in terms of section 31 to the extent the invoice covered the supply of goods. मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में ये हुआ है विथ एग्जांपल। मैं लास्ट क्लास में विथ एग्जांपल आप सबको ये चीज समझा चुका हूँ। इफ बाई चांस अगर आपने ये लास्ट क्लास नहीं किया तो कर डालो सर, जहां पर मैंने ये सारा पॉइंट बताया। ये जो दो अर्लियर डेट है, ये दोनों अर्लियर डेट में से कोई भी जो भी होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन व्हिच द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, माने कर लेना चाहिए, शुड हैव बीन इशूड एज पर सेक्शन 31, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर टू द एक्सटेंट दैट टाइम कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। ये दोनों डेटों में से जो भी डेट पहले आएगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब गवर्नमेंट का क्या है ना, वो टाइम ऑफ सप्लाई को जैसे ही स्पेसिफाई कर देता है, अब उसके बाद से टाइम बम चालू हो जाता है कि आप तो जीएसटी पे करने का डेट आ जाएगा, है ना, रिटर्न भरने का टाइम आ जाएगा। इसलिए टाइम डिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट पर्पस एज वेल एज फॉर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर्पस और पेमेंट पर्पस। टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे यहाँ पर कुछ बातें, जैसे इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 148, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एक नोटिफिकेशन जारी किया था टू स्पेसिफाई दैट रजिस्टर्ड पर्सन, माने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिट सप्लायर। आप लोगों को पता है हु इज कॉम्पोजिट सप्लायर। तो क्या कहते हैं कि स्पेसिफाई दैट रजिस्टर्ड पर्सन शुड पे जीएसटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई of goods at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A, that is date of issue of invoice or the last date on which invoice should have been issued in terms of section 31। ठीक है, in simple words all taxpayers under forward charge except composition supplier, compositions को छोड़ के। हाँ सर, आपको पता है compositions को क्यों छोड़ा जाता है? मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ, आपको पता है क्योंकि सच में आपको पता है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे, वो अलग बात है, पर सच में आपको पता है। In simple words, all taxpayers under forward charge are not required to pay GST at the time of receipt of advance in relation to the supply of goods. The entire GST shall be payable only when the invoice for the supply of such goods is issued or ought to have been issued, yes, should have been issued. अब आगे आगे आपको मैं कुछ सिनारियो के साथ रूबरू कराऊंगा, आपको धीरे धीरे सारा खेल समझ में आएगा। सर क्या लैंग्वेज बोला आपने? रूबरू? हाँ सर, ये उर्दू वर्ड होगा। रूबरू बने सामना करना। सर क्या क्या लैंग्वेज है। हाँ सर, बहुत सुंदर सुंदर भाषा है हमारे देश में, सीखो तो अच्छा लगेगा। A Limited enters into an agreement with B Limited to supply 100 kg of raw material. A Limited enters into an agreement with B Limited to supply 100 kg of raw materials. However, A Limited supplies only 80 kg of raw material. Point to be noted. Agreement हुआ 100 kg का, बट सप्लाई हो रहा है 80 kg का, और इनवॉइस भी इशू कर रहा है 80 kg के ऊपर। So here the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg of raw material, that is to the extent covered by the invoice. तो invoice में 80 kg है तो supply भी 80 kg का मानेंगे ना। Therefore the provisions relating to time of supply will also be applicable to supply 80 kg of raw material
एंड नॉट द एंटायर 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल। भले ही कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट 100 kg का बना हो, पर क्योंकि सप्लाई 80 kg का हो रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वैल्यूएशन भी 80 के ऊपर होगा, ना कि 100 के ऊपर होगा, है ना। सर ये बात तो शायद लास्ट दिन भी समझाए थे। हाँ सर, कुछ बात ऐसा है जो लास्ट दिन हुआ था। अच्छा है ना सर, रिकनेक्ट हो जा रहा है। ओके सर, ओके। मीनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट माने पेमेंट कब किया कर रहा है दुकानदार, जिनको आप पेमेंट सॉरी जिसको सप्लाई किया जा रहा है वो पेमेंट कब कर रहा है। So date of receipt of payment in the above situations refers to the date on which the payment is recorded in the books of account of the entity, supplier of the goods, that receives the payment, or the date on which the payment is credited to the entity's bank account, whichever is earlier. चलो एक काम करते हैं, ये जो एरिया है इसको ना समझने के लिए हम लोग एक फ्लो चार्ट का सुविधा लेते हैं। किसका सुविधा लेंगे सर? फ्लो चार्ट का सुविधा। अब सबको फ्लो चार्ट दिख रहा है सर? देखो एक चार्ट है, आई होप कि चार्ट दिखाई दे रहा है। आई होप कि दिख रहा है सर। हेलो, দেখা যাচ্ছে? चार्ट दिख रहा है सर? बोलो। देखो सर क्या कहता है, जो भी सेक्शन 12 का मेन बात है, ये इस फ्लो चार्ट में कितना सुंदर बोल के रखा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, किस पर्टिकुलर टाइम को मानेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर। कितना सुंदर दे दिया सर, व्हिचएवर इज अर्लियर ना, व्हिचएवर इज अर्लियर। बड़ा सिंपल बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन बिजनेस इनवॉइस इशू कर रहा है, और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, माने एटलीस्ट जो लास्ट दिन में आपको क्वेश्चंस भी कराया था, एक जिसके अंदर एटलीस्ट इनवॉइस इशू कर देना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, है ना। एटलीस्ट डिलीवरी जब हो रहा है तब तो कर दो। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के बारे में सेक्शन 31 बात करता है। सेक्शन 31 बात करता है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर जो डेट जिसके अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, इसके ऊपर लास्ट दिन क्वेश्चन हुआ। सेक्शन 31 के हिसाब से जो डेट है, लास्ट डेट, दोनों में से जो भी होगा, या फिर डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देख पा रहे हो सर यहाँ पर अकाउंटेंट क्या कर रहा है? अकाउंटेंट क्या कर रहा है सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। सर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है? पता नहीं सर, टैली हो सकता है, एसएपी हो सकता है। जोहो बुक्स आजकल बड़ा पॉपुलर है इंडिया में, ठीक है। आई एम बिग फैन ऑफ जोहो बुक्स, ठीक है। यहाँ पर आप अकाउंट्स मेंटेन कर लो, आप जीएसटी का काम कर लो, ठीक है। आप और भी बिजनेस का अलग अलग जितना सोल्यूशंस हो सकता है। जोहो इज एन इंडियन कंपनी, टैली इज ऑल्सो इंडियन कंपनी, एसएपी बाहर का है, बट एसएपी इज अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। टैली ट्रेडिशनल है बट बड़ा पॉपुलर है। पावरफुल तो उतना है नहीं, बट पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो ये सब सीखना है सर, सॉफ्टवेयर का काम भी कर लोगे, सीख जाओगे ना, बड़ा अच्छा है। जो बुक्स के बारे में मैं आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, वो लोग सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा आगे आगे आप जो बुक्स सीखो, ठीक है। जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट की तरफ बढ़ेगा, आप आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को डेवलप करने के लिए आप ज़रूर अकाउंट्स में ये सब सीखो। आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा। सो टैली, एसएपी, जो बुक्स, दीज आर दी अकाउंट्स का एरिया, जहाँ पर आप अपना बेसिकली जर्नल एंट्री करोगे, ठीक है। एंट्री डालोगे, बैलेंस शीट बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर जीएसटी का काम भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स तो ज़रूरत है ही, बहुत ज़रूरत है, पर एटलीस्ट लॉ तो जानो पहले। So date on which the payment is recorded in the books of accounts of the supplier presently relevant for the purpose of payment of tax. Presently इतना relevant नहीं है, पर ये डेट भी रखा गया है प्रोविजंस के अंदर। Presently relevant है, बट ये भी important है कि डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर, की सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंटर कर रहा है डेटा। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स बैंक अकाउंट, प्रेजेंटली इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये दोनों चीजों को प्रेजेंटली इररिलेवेंट रखा गया है, समझ गए सर। प्रेजेंटली इररिलेवेंट है, पर कभी इसको एक्टिवेट कर भी सकता है, सेक्शन 12 में बोला जो गया। इसलिए जो प्रेजेंटली इररिलेवेंट है उसको प्रेजेंटली इररिलेवेंट बोला, बट देयर इज अ टाइम फ्रेम।
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑट टू बी, ठीक है, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर प्रेजेंटली relevant, and date on which the payment is credited to the bank supplier's bank account that is also presently relevant. बट इन तीनों डेट में से जो भी पहले होता है वो वाला डेट आपको टाइम ऑफ सप्लाई के लिए काउंट किया जाएगा। तो इन सिंपल, अगर आज के डेट में आपको पता है सब सिंपली डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट जो मेनली सेक्शन 31 बताते हैं, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही डेट लिया जाता है। सो ये प्रोविजंस है सेक्शन 12 में बोला गया है, ठीक है। कभी कभी लॉ है ना तो वो बता देता है कि हाँ लॉ में तो बोला हुआ है पर अभी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। सरकार को फिर जब ठीक लगेगा वो फॉलो करने के लिए आपको बाध्य करेगा। नाउ स्पेशल प्रोसीडियर अंडर सेक्शन 148 फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ गुड्स, जैसे जीएसटी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई as specified in section 12 subsection 2 clause A, date of issue of invoice और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, ठीक है। ये सेक्शन 148 टैक्स पेमेंट के बारे में बता रहा है। बात समझ में, माने ये जो प्रेजेंटली इररिलेवेंट का बात कर रहा है ये बेसिकली पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बता रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए सिर्फ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को ही काउंट किया जाएगा, बाकी टाइम ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए ये तीनों डेट में से जो पहले आएगा वही डेट लिया जाएगा, व्हिच एवर इज हैप्पियर। पर पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में कहां बोला गया है, स्पेशल प्रोसीडियर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से 148 for the payment of tax. So GST to be paid at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A, date of issue of invoice or last date of issue of invoice under section 31. Effectively in case of goods no GST is payable at the time of receipt of advance for supply of goods. एडवांस के लिए जीएसटी में माने जब आप गुड्स की तरफ लिए एडवांस रिसीव करते हो तो उसके में कोई जीएसटी नहीं लगता। इसके ऊपर भी लास्ट दिन क्वेश्चन हुआ है ना सर, याद आ रहा है आप लोगों को? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ये लास्ट दिन ये सब चीजों के बारे में क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाँ या ना, इतना चुप रहने से थोड़ी होगा, बोलो सर। लास्ट दिन हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे ना, इसी पॉइंट पे किया था। यस सर। थैंक यू सर। सो ये इस तरह से आप फ्लो चार्ट के थ्रू से भी डेट को याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर एक इनवॉइस का टाइम लिमिट दिया है कि टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31। ये जो बार बार बता रहा है कि सेक्शन 31 इनवॉइस इशू करने के लिए हम सबको एक टाइम देता है, ठीक है, कि एटलीस्ट द सप्लायर शुड हैव बीन इश्यूड द इनवॉइस, ठीक है। तो उसके लिए सेक्शन 12 तो है ही, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 refers to the last date on which the supplier is required to issue the invoice under section 31. तो following are the relevant provision of section 31. वैसे क्या बताते हैं? As per section 31 subsection 1 the invoice needs to be issued either before or at the time of removal of goods. जब गुड्स गोडाउन से रिमूव किया जा रहा है, where supply involves, जहां पर सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट जरूरी है, where supply involves movement of goods और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रेसिपेंट। गुड्स रिसिपेंट पे घर तक पहुंचना चाहिए, गुड्स रिसिपेंट के घर तक पहुंचना चाहिए, वेरी सिंपल बात सर। गुड्स जो है वो रिसिपेंट के घर तक पहुंचना चाहिए, मैंने मूवेबल। तो ये तो एक बात हुआ जब गुड्स रिमूव कर रहे हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स द इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट और रिसिप्ट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट। लास्ट दिन मैं ऑफलाइन में भी जीएसटी का डिस्कशन कर रहा था सर, जो लोग ऑफलाइन में आया था उनके साथ में से ज्यादा लोग नहीं आया था, पर जो भी आया था मैं उनके साथ यही डिस्कशन कर रहा था कि क्वेश्चंस वगैरह ये कैसे कैसे क्वेश्चंस होता है, और उसमें यही सब पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। तो काफी लोगों ने कर भी लिया था और थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट में दिक्कत हुआ था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया गया, ठीक है सर। जो आया था एक्चुअली इसीलिए मैं ऑफलाइन को रखता हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर पाऊँ। जो नहीं आ पाएगा कोई बात नहीं सर, अब सारा ऑनलाइन क्लास ठीक से सुनो तो भी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ऑफलाइन में मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस बढ़ता है, इसलिए बोलता हूँ कि मिस ना करें। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो तो, या फिर कोई बाहर के स्टेट से है आ नहीं सकता, उनका अलग बात सर। ओके सर समझ गए। अच्छा, continuous supply of goods is a supply of goods provided or agreed to be provided continuously or on recurring basis
under a contract and for which the supplier issues an invoice to the recipient on a regular way, periodic basis. The said term has been discussed in chapter. इसके लिए ना एक चैप्टर आएगा क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड ई वे बिल का बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई विल डिस्कस सर, ठीक है। ये रिटर्न फाइलिंग के आसपास में ये टॉपिक में डिस्कस होता है। जिनका पहले हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है वो आगे आगे करेगा। तो क्या बात है सर, इनके से कंटिन्यूअस सप्लाई माने क्या होता है ना, बिजनेस में कैसे होता है, सपोज एवरी मंथ एवरी वीक सप्लायर क्या करता है, सप्लाई करता रहता है, रिसिपेंट क्या करता है, रिसीव करते रहते हैं, क्योंकि रोज का काम है ना सर। ऐसे मानो आप कपड़ा का बिजनेस करते हो, सप्लायर आपको कपड़ा बेचता है, रिसिपेंट जो है वो रिटेलर है वो किसी और को बेचता है, तो इस तरह से B2B ट्रांजैक्शन तो चलता रहता है। इसलिए बोला इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स द इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट और रिसिप्ट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट, दोनों में से जो भी पहले होगा, ठीक है। और इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन टेकन और अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। इन केस ऑफ गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल, कभी कभी ऐसे होते हैं कि सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स भेजता है, इसके ऊपर अकाउंट्स भी होता है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बोल के एक अकाउंट्स का चैप्टर होता है ना सर। हाँ सनम, आई थिंक फाउंडेशन लेवल में है या इंटरमीडिएट में है, फाउंडेशन में है मेरे हिसाब से। हाँ सर, तो उसमें क्या होता है, ये जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स बेचता है, अगर अप्रूवल हुआ तो ठीक है रिसीव होगा, अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आजकल ऑनलाइन कंपनीज भी आपके साथ यही तो करता है कि ऑनलाइन में आपको कपड़ा ऑर्डर किए, पसंद नहीं आया तो फिर आप रिटर्न करते हो ना, तो वही बात है। इन केस ऑफ गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। ये बात याद रखना सर, ठीक है, ये डेट का कॉन्सेप्ट याद रखना। सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 में ये बात कहा गया। जब भी अप्रूवल और अप्रूवल का बात है रिटर्न बेसिस का, माने अगर अप्रूव हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर रिटर्न हो जाएगा, तो उसके केस में डेट का, टाइम ऑफ सप्लाई का डेट का ये हिसाब किताब होता है। चलो एक केस समझने का कोशिश करें। केस स्टडीज है, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ आप सबको इस तरह का सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड enters into a contract for supply of 100 office chairs, okay, 100 office chairs at the rate 15,000 with Joy Cells on 21st August. Chairs are removed from the warehouse of Sphinx Private Limited on 5th September along with the invoice of event date. Joy Sales has paid 30% of the total contract value on 21st August. Balance 70% is paid after delivery of chairs on 10th September. Since the invoice is issued on the date of removal of goods, it is issued within the prescribed time limit and hence the time of supply for payment of tax on entire contract value is 15 lakh is the date of issue of invoice, that is 5th September. No GST will be payable on advance of 4,50,000, है ना, received on 21st August. सर ये डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद आ रहा है, ठीक है, कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो एडवांस पेमेंट था, जैसे 15,000 करके चेयर का दाम था, तो 15,000 करके अगर एक 100 चेयर कंपनी के पास है तो टोटल कितने का वैल्यू हो रहा है, तो 15 लाख बनता है सर चेयर। तो अब क्या हुआ सर, स्पिंक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया जॉय के साथ, चेयर्स आर रिमूव फ्रॉम द वेयरहाउस ऑफ स्पिंक्स, तो स्पिंक्स का चेयर है, तो स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड अपने गोडाउन से चेयर को निकाल रहे हैं। सिंपल एकदम इमेजिन करो सर, स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड गोडाउन से चेयर को निकाल रहे हैं वेयरहाउस से। कब निकाल रहे हैं सर, 5 तारीख, 5th सितंबर को। जस्ट इमेजिन कि कंपनी अपने गोडाउन से शेयर निकाल रहा है along with the invoice of event date. Joy Sales paid 30% of the total contract value, 15 लाख का 30%, 4.5 लाख है ना सर। कब दे रहा है, 21st अगस्त को। माल बाद में निकल रहा है सर, हमसे 21st अगस्त को जो दिया ऑब्वियसली एडवांस दिया है ना,
ये एडवांस है ना सर। बैलेंस 70% इज पेड आफ्टर डिलीवरी ऑफ चेयर्स। चेयर डिलीवरी कब हुआ? 10 सितंबर को। अगर आप किसी वेयर हाउस में काम करते हो कभी, मानो कि आप वेयर हाउस में अकाउंटेंट हो किसी बड़े कंपनी का, ठीक है, तो जैसे ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनका बड़ा बड़ा वेयर हाउस होता है, फिर वहां से ये अपना सप्लाई चलाता है। तो वहां पर ये सारा चीज देखना पड़ता है कि भाई पेमेंट एडवांस में हो रहा है कि कब डिलीवरी हो रहा है, गोडाउन से माल रिमूव कब हो रहा है। बाकी 70% का पेमेंट मैंने 4.5 लाख, और 70% कितना होता है? 15 लाख से 4.5 लाख माइनस कर दो, कितना बचेगा सर? 15 लाख से जब हम लोग 4.5 लाख को माइनस करेंगे कितना बचेगा? साढ़े 10,50,000। यस सर। 10.5 लाख। ये 10.5 लाख का पेमेंट कब करेगा? 10 तारीख को करेगा, ठीक है। Since the invoice is issued on the date of removal of goods, अब यहाँ पर एक खेल है सर, इनवॉइस को इशू किया था स्विंग्स ने जब गुड्स रिमूव हुआ था, है ना। Since invoice is issued on the date of removal of goods, it is issued within the prescribed time, एकदम बिल्कुल, है ना। And in time of supply for payment of tax on entire contract value 15 लाख ही मानेंगे, और उसका डेट क्या मानेंगे? 5 सितंबर। और ये जो गुड्स बेचने के टाइम पे जो एडवांस में लिया 21 अगस्त, इसको इग्नोर करेंगे, इसके लिए कोई जीएसटी पेमेंट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। मैंने 4.5 लाख एडवांस जब हुआ, गवर्नमेंट इसको सप्लाई का पार्ट के अंदर काउंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि गुड्स के केस में एडवांस रिसीव करने के ऊपर काउंट नहीं होता है। ये बात पहले भी बोला गया था। तो पूरा का पूरा 15 लाख के ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और डेट क्या होगा? 5 सितंबर। इस पूरा क्वेश्चन का एक ही पॉइंट है आंसर का, कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इतना खेल के बीच में कितना डेट था? 21 अगस्त था, 5 सितंबर था, 10 सितंबर था। तो आपका आंसर क्या निकला? 5 सितंबर। आई होप की बात समझ में आया सर। हाँ सर, बुझे যাচ্ছে तो? हाँ सर, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस, ओके। अच्छा, फ्लो चार्ट भी थोड़ा समझा दिए। अच्छा, ये इलस्ट्रेशंस मैंने करवाया था क्या? अच्छा, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं, चलो चलो, हेल्प होगा, हो जाएगा सर। A machine has to be supplied at site. Site माने जहां पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री साइट। The machine has to be supplied to at site. It is done by sourcing various components. ठीक है, अब जब साइट में जाएगा तो अलग अलग सोर्स से कंपोनेंट्स जुगाड़ करेंगे, ठीक है, फ्रॉम वेंडर्स, एंड वहां पर जाके असेंबल किया जाएगा, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ वेरियस इवेंट्स आर, क्या क्या हुआ देखो, फैक्ट्री साइड में मशीन असेंबल करने से पहले क्या क्या हुआ वो देखो। देखो, परचेस ऑर्डर विथ एडवांस ऑफ 50,000, क्या हो रहा है सर? परचेस ऑर्डर विथ एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव्ड फॉर मशीन ओथ, ठीक है, इज रिसीव्ड फॉर मशीन ओथ। कब कर रहे हैं? परचेस ऑर्डर विथ एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव्ड फॉर मशीन ओथ रुपीज 12 लाख, and entry duly made in the seller's books of account. Point to be noted. Okay. Purchase order with advance of 50,000 is received for machine worth rupees 12 lakh, and entry जो सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहा है, ठीक है, ये पूरा डेट क्या है? 17 सितंबर। मशीन का वैल्यू कितना है सर? मशीन का वैल्यू कितना है सर? सर मशीन का वैल्यू दिखा रहा है 12 लाख का। ओके, मशीन का वैल्यू दिखा रहा है 12 लाख का, परचेज ऑर्डर दिखा रहा है 50,000 का। पॉइंट टू बी नोटेड सर, परचेज ऑर्डर बता रहे हैं 50,000 एडवांस, मशीन का वैल्यू 12 लाख, डेट क्या है? 17 सितंबर। 20 अक्टूबर को क्या हुआ? द मशीन इज असेंबल्ड
टेस्टेड एट साइट। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल किया गया। क्या किया गया सर? असेंबल किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड सर। टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय बायर, और बायर ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ठीक है। कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं सर जिसको जब तक असेंबल नहीं किया जाता है, टेस्ट नहीं किया जाता, बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। 23 अक्टूबर इनवॉइस रेज किया गया। 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज किया गया। 4 तारीख को 50,000 का एडवांस दिया था 17 तारीख को, बाकी 11,50,000 11,50,000 11,50,000 4 नवंबर को पे किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। अब इतने सारे खिचड़ी डेट के अंदर आपको बताना है सर, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। क्वेश्चन क्लियर है? पहले ये बता दो सर। पहला बात ये है कि सर क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बताओ। हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सर? आपके सामने 17 Yes, sir. तारीख है, 20 तारीख है, 17 सितंबर, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 4 नवंबर, और इतना सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक गुड्स के पीछे हुआ है। अब गवर्नमेंट आपके सामने ये चुनौती दे रहा है, मैंने एक्चुअली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, एक्चुअली चुनौती एक्चुअली मेनली गवर्नमेंट का ही है ना, बाकी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करेगा वो अलग बात है। ठीक है। आप ये सब पढ़ाई रियल लाइफ काम के लिए पढ़ रहे हो ना, कॉलेज का पढ़ाई नहीं है ये। सेमिस्टर में 80% लाए हो, 90% लाए हो, डजेंट मैटर, वो आपका नंबर आपका ही रहेगा, कोई नहीं लेगा। लेकिन रियल लाइफ में नंबर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मायने रखता है। मैं सच बता रहा हूँ सर। ठीक है। रियल लाइफ में आपको नंबर आपका ही रहेगा, आपका स्कूल का नंबर, आपका कॉलेज का नंबर, बट रियल लाइफ में नंबर से ज्यादा काम तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा और नॉलेज आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो एज पर दी नोटिफिकेशन, जो लोग ज्यादा नंबर लिया है उनको थोड़ा मेरा बात खराब लगा होगा, जिनका नंबर कम है उनको मन में चल रहा है सर आप छोड़ो सर, आप बोलते रहो, नंबर उतना मिला भी नहीं जो कुछ बोले। सर जिसको नंबर कम मिला है उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसको नहीं मिला है उसको भी ज्यादा मिला है। सर दुनिया तो नंबर से ही मेजर करता है। सर समय मिल आएगा, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब सच्चाई का सामना सबको करना पड़ेगा। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 सर, नोटिफिकेशन नंबर याद रखे क्या? सर याद कर पाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं कर पाते तो ठीक है सर। उम्मीद तो बहुत है आपसे, लेकिन जितना हो सके। रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिशन सप्लायर, has to pay GST on the outward supply of goods, has to pay GST on the outward supply of the goods at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A। ऐसे लिखना पड़ेगा सर, ये लिखना पड़ेगा, ये जो 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, ये लिखना पड़ेगा। माने अगर आपको सेक्शन सबसेक्शन समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, 12 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ए ऐसे याद रखो, नो इशू। याद रखने से मतलब है, और जो भी लॉ का पढ़ाई करते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, 12 ब्रैकेट 2 12 ब्रैकेट 2 सब ब्रैकेट ए, ऐसे करके भी पढ़ते हैं, नो इशू। आपको जैसे याद रहे वैसे पढ़ो। तो इस सेक्शन के तहत क्या लिखा है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस ought to have been issued or should have been issued in terms of section 31. So therefore the time of supply for the purpose of payment of tax for the entire amount of 12 lakh is 20th October, which is the date on which the goods were made available to the recipient as per section 31 subsection 1 clause B, and the invoice should have been issued on this date. Invoice should have been issued on this date, section 12 to subsection 2 clause A के हिसाब से। इसका मतलब 17 तारीख जो आपका एडवांस रिसीट डेट है ना, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए काउंट होगा। ठीक है, ये टाइम ऑफ सप्लाई काउंट नहीं होगा। 23 अक्टूबर जो इनवॉइस रेज हुआ है ये देरी करके हुआ है, ये लेटली हुआ है सर। ठीक है। 4 नवंबर बाकी पेमेंट हुआ है, ये तो बहुत बाद में हुआ है। गवर्नमेंट का मानना है, मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट का मानना है, जीएसटी लॉ का मानना है
कि जिस दिन मशीन असेंबल्ड हो गया, टेस्टेड एट साइट हो गया, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, यही तो दिन है, यही तो वो दिन है जिस दिन सप्लायर को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, है ना। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एज वेल एज सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। अच्छा, अगर ब्रैकेट वाला चीज याद ना रहे तो एटलीस्ट सेक्शन 31 तो याद रख ही सकते हो। अक्टूबर विच द डेट ऑन विच द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द रिसिपेंट, ये डेट में रिसिपेंट को गुड्स भी मिला है और यही डेट है जिसमें इनवॉइस भी इशू कर देना चाहिए था, ought to have been issued और should have been issued, एक ही बात है बस। तो 20 तारीख का डेट होगा ना कि इनवॉइस रेज का डेट होगा। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना सर? कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा, पर अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर नो इशू विद दैट। बोलो सर, कोई डाउट है तो पूछो। टाइम ऑफ सप्लाई को लेके मन में कुछ भी सवाल है तो कर लो सर, कि सर आपने 20 क्यों लिया, 17 क्यों नहीं लिया, 23 क्यों नहीं लिया, 4 तारीख क्यों नहीं लिया? समझ में आ गया सर? बता दो, सवाई बुझते पेरे से। बोलो सर। इतना धीरे बोल रहे हो, या तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा या तो सबका। ठीक है सर, थैंक यू सर, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सारा सेक्शन में बोला हुआ है, ये जो मैं अभी आपको बता के आया यही देखो। क्या लिखता है? इन सिंपल वर्ड्स, ऑल टैक्स पेयर्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। ठीक है, ना तो एडवांस में करना चाहिए इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, द एंटायर जीएसटी शैल बी पेबल only when the invoice for the supply of such goods is issued or ought to have been issued. ठीक है, thus time of supply of goods for the purpose of payment of tax is the date of issue of invoice or the last date when the invoice ought to have been issued under section 30. और वो लास्ट डेट क्या है? जिस दिन गुड्स रिसीव हो रहा है रिसिपेंट के घर पे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया सर। चलो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप लोग पाइपलाइन गैस के बारे में जानते हो? पाइपलाइन में जैसे नॉर्मली एलपीजी गैस हमारे इंडिया में उतना तो पॉपुलर अभी तक नहीं हुआ। वेरी फ्यू स्मार्ट सिटीज में पाइपलाइन गैस सिस्टम रेडी हुआ है या हो रहा है। माने घर घर में जैसे सिलेंडर आता है वैसे सिलेंडर नहीं आएगा, पाइपलाइन के थ्रू से गैस आएगा। गैस खत्म हो जाएगा, आप रिचार्ज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गैस का लाइन ओपन हो जाएगा टेक्नोलॉजी के साथ। बॉम्बे में यानी मुंबई में अदानी गैस बोल के हैं, गैस सप्लाई करते हैं, एलपीजी गैस कर रहा है सर, काफी बेहतर कर रहा है। बेंगलोर में भी मोस्ट प्रोबेबली है। काफी सारे स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट में पाइपलाइन में गैस सप्लाई होता है। ठीक है, आप लोगों में से किसी के घर में है सर पाइपलाइन गैस सप्लाई? मे भी न्यू टाउन में अगर कहीं चालू हुआ तो, किसी का घर अगर न्यू टाउन में है तो ओके सर, नो इशू। तो सोचो यहाँ पर क्या है, सिचुएशन क्या दिया है। गैस इज सप्लाइड बाय ए पाइपलाइन टू द रिसिपेंट, द सप्लाई इज टू बी मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, monthly payments are to be made by the recipient as per the contract, the details of the payment made are। तो बेसिकली ये रेगुलर बातें हैं सर, हर मंथ में गैस खत्म होगा, हर मंथ में सप्लाई भी बंद होगा, फिर सप्लाई चालू होगा, फिर चालू होगा, फिर बंद, यानी बेसिकली रेगुलरली चलता रहेगा। तो आप डेट देखो क्या बोलता है, पेमेंट किया जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5। क्या बोलता है सर? गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रिसिपिएंट, द सप्लाई इज टू बी मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल तक सप्लाई करना है। मंथली पेमेंट्स आर टू बी मेड बाय द रिसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जुलाई 5 को करता है, अगस्त 5 को करता है, सितंबर 5 को करता है। डिटेल्स ऑफ द पेमेंट, पेमेंट 2 लाख मेड ईच मंथ, हर महीने 2 लाख करके पेमेंट करता है। दे आस्क यू, क्वेश्चन क्या पूछता है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अगेन रेगुलर कॉन्सेप्ट में इसका भी जवाब कहाँ छुपा हुआ है सर? इसका भी जवाब खजाना है। जवाब का खजाना कहाँ है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, वही खजाना है सर। ठीक है, कुबेर का खजाना बोलते हैं ना। ठीक है, तो इस जवाब का खजाना है सेक्शन के अंदर। एक नोटिफिकेशन नंबर, ये रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिशन सप्लायर,
has to pay GST on the outward supply of the goods at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A। ठीक है, बार बार धीरे धीरे बोल रहा हूँ सर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या बोलता है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन व्हिच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31 एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? ये थोड़ा सेक्शन बदल गया सर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है, बस यही चेंज है। दिस इज द चेंज हियर, माने यही चेंज अगले क्वेश्चन के साथ, बिकॉज दिस इज अ वन टाइम सप्लाई नहीं है सर, ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है। क्या सप्लाई है सर? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। सेक्शन 31 subsection 4, in case of continuous supply of goods where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice is issued, invoice issue करना चाहिए, or at the time of such statement is issued, or as the case may be, each such payment is received. Therefore, invoice should be issued for 2 lakh each on or before July 5, August 5 and September 5. कब इशू कर देना चाहिए? जुलाई 5 से पहले, अगस्त 5 से पहले, सितंबर 5 से पहले, है ना? यही तो होता है। आपका इंटरनेट का बिल देखना, अगर पोस्टपेड है तो बिल डेट से पहले इशू करता है। देखा कभी आप लोगों ने? When monthly payments of 2 lakhs are received, उससे पहले करना। Therefore, invoice should be issued for 2 lakh each on or before July 5, August 5 and September 5. When monthly payments of 2 lakhs are received. आपका अगर पोस्टपेड चलता है, ठीक है, तो अब उसमें भी देख सकते हो, जैसे आपका पेमेंट का डेट आएगा उससे पहले ही आपका इनवॉइस इशू कर देगा। ऐसा ही करता है सर? हाँ राहुल, এরকম এক্সপেরিয়েন্স আছে? নিশ্চয়ই থাকবে। বলতে হয় ফাইবার ইউজ করলে ফাইবারের বিলে এরকম আসে, পোস্টপেড এর ক্ষেত্রে এগুলো বেশি হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওটা তো তোমার এয়ারটেলের মধ্যে আছে। হ্যাঁ একটু ফলো করলেই দেখতে পাবি জিনিসগুলো, এগুলো কোনো আউট অফ ওয়ার্ল্ড ব্যাপার নয়। দিস ऑल आर सराउंडिंग आवर रेगुलर लाइफ। ओके, ये जो भी चीजें आप देख रहे हो सब कुछ हमारे आसपास में होता है, पर क्या है ना, वो बोलते हैं ना शिव जी का तीसरा आंख शिव जी का तीसरा आंख खोलता है तो सब ध्वंस हो जाता है, आप मत खोलो। लेकिन आपको अपना थर्ड आई ओपन करना चाहिए। थर्ड आई क्या है सर? ठीक है, शिव जी का थर्ड आई छोड़ो, अपना थर्ड आई क्या होता है? 2 आंखों से देखते हैं, ठीक है, और एक तीसरा आंख होता है दिमाग। গাট ফিলিং আর অ্যানালাইজ করা। हाँ सर, ठीक है। तो आप जब भी अपने आसपास के सिचुएशंस को देखोगे, जो दिखाई दे रहा है 2 आंखों में बस इतना ना देखे, उससे ज्यादा भी कुछ दिखाई देता है, ठीक है। बस उसके लिए थोड़ा सा हमेशा रेडी रहे, पता नहीं कब कौन सा चीज काम आएगा। किसी भी चीज के बारे में थोड़ा बारीकी से जानने का कोशिश करिए, माने उत्साह रखिए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज कभी भी काम आ सकता है। आप कोई बोलेगा सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती बोल रहे हो। सर बात रुचि का नहीं है, आप लोग कौन हो आप लोगों को पता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। एक फाइनेंस प्रोफेशनल्स होने के नाते आपको अलग अलग बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, और हर चीज में बिजनेस छुपा हुआ है। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ देयर इज अ बिजनेस, और हर बिजनेस के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है, और जो कहानी आपके टैक्स के साथ, आपके फाइनेंस के साथ, आपके अकाउंट्स के साथ, आपके ऑडिट के साथ, आपके लॉ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इग्नोर करोगे तो आपको ही दिक्कत है, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। ये सब जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, इट्स ऑल रिलेटेड टू आवर लाइफ। ओके, आगे चले सर, आपका भाषण सुनेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, सॉरी सर। एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, अगर आप किसी पेमेंट के टाइम पे 1000 रुपए से ज्यादा पेमेंट कर देते हो तो इसके रुपए सरकार का कुछ नियम, 1000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करने से एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 in terms of proviso of section 12 subsection 2 for a payment of up to 1000 received in excess of the value of the goods invoiced, the supplier can choose to take the date of invoice issued with respect to such excess amount at the time of such supply of goods for such excess value. Since GST on supply of goods is payable only on the basis of issuance of invoice, this provision is practically irrelevant for supply of goods. Normally goods के केस में
ये रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी अगर कभी भी एक्सेस अमाउंट कोई पे कर देता है अप टू 1000 रुपया तक एडजस्टमेंट हो जाता है। कौन से डेट में? वो जो पर्टिकुलर टाइम ऑफ सप्लाई का डेट है उसके साथ। बस यही बात कहना चाह रहा है। बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में कभी कभी ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। आगे आगे मैं केस स्टडीज कराता हूँ, आपको और पता लग जाएगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में बात करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज? यस सर, रिवर्स चार्ज। आप लोगों को तो पता ही है रिवर्स चार्ज कौन करते हैं? रिसिपिएंट करते हैं। रिसिपिएंट को टैक्स जमा करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल जो फॉरवर्ड सप्लाई का उल्टा है, इसलिए नाम है रिवर्स। फॉरवर्ड का उल्टा क्या होता है? फॉरवर्ड का उल्टा रिवर्स होता है। तो बस सेक्शन क्या है सर? 12 ब्रैकेट 3 माने 12 सबसेक्शन 3। The time of supply of goods on which GST is payable on reverse charge basis under subsection 3 and 4 of section 9 of CGST Act is determined in terms of section 12 subsection 3 clause A, clause B and C as follows. Now the time of supply for such goods will be earliest of the following dates. चलो एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट देख लेते हैं, आपको इजी रहेगा। सेम वही चीज है, थोड़ा फर्क। बस एक बात ध्यान में रखें, नॉर्मली चलता है सप्लायर गुड सप्लाई करेगा, ठीक है, रिसिपिएंट गुड्स रिसीव करेगा। दिस इज द नॉर्मल सिस्टम। सप्लायर विल सप्लाई द गुड्स एंड रिसिपिएंट विल रिसीव द गुड्स। नॉर्मली क्या होता है, रिसिपिएंट अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे करने के टाइम पे जीएसटी भी पे कर देता है, ये नॉर्मल है। बट इस बार क्या होगा, जीएसटी अपने पास ही रख लेगा। कीप जीएसटी विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। अब जीएसटी अपने पास ही रिसिपिएंट रखेगा और सीधा का सीधा सरकार के घर में जमा करेगा। डेट क्या है? डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड। रिसिपिएंट जिस दिन रिसीव करेगा, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स, जिस दिन अकाउंट से पैसा निकलेगा, या फिर 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर। सर इनवॉइस सप्लायर के इनवॉइस इशू करने के 31st डे के अंदर, इन चारों डेट में से जो भी पहले होगा वो वाला डेट लिया जाएगा। जिस दिन गुड्स रिसीव होगा, जिस दिन अकाउंट्स में मेंटेन होगा, जिस दिन बैंक अकाउंट में डेबिट आएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा रिसिपिएंट का, या फिर जिस दिन सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर इनवॉइस इशू करने के 31st दिन 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इसके ऊपर भी लास्ट दिन मैंने क्वेश्चन करवाया था। और अगर इन चार डेट के अंदर भी नहीं है, ठीक है, ये जो 4 डेट आपको मैं बताया, इस 4 डेट के अंदर भी आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत हुआ, तो गवर्नमेंट कहता है, मैंने डिपार्टमेंट कहता है, if it is not possible to determine the time of supply through above parameters, then time of supply will be क्या बोलता है, क्या होगा? Date on which goods are recorded in the books of account of the recipient of the supply। रिसिपिएंट अपने, ये जो रिसिपिएंट को देख रहे हो ना, ये अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, ठीक है, ये अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। तो रिसिपिएंट अपने अकाउंट जो मेंटेन करता है, उस अकाउंट्स में जिस दिन मेंटेन करेगा, गुड्स का रिकॉर्ड करेगा कि मैंने इतना गुड्स रिसीव किया, ठीक है, आई रिसीव दिस काइंड ऑफ गुड्स, इतना वैल्यूएशन का, जिस दिन ये मेंशन करेगा उस दिन, ठीक है, जिस दिन मेंशन करेगा उस दिन का डेट लिया जाएगा, अगर बाकी डेट का पता ना चला तो, ठीक है। ओके सर, दिस इज रिवर्स चार्ज, यह रिवर्स चार्ज का टाइम, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो रिवर्स चार्ज समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स आपको हेल्प करेगा। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फो। May 4, May 12, May 30। May 4, May 12, May 30। Supplier invoice goods taxable on reverse charge basis to Bridge and Company। Supplier invoice goods taxable on reverse charge basis। सप्लायर ने दे दिया और उसको पता है कि ये रिवर्स चार्ज का है, रिसिपिएंट को भी पता है रिवर्स चार्ज का है,
आपको बोल दो सर रिवर्स चार्ज कब होगा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट मेंशन कर देता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे ही कि भाई आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपको तो रिवर्स चार्ज में आना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है पता कर लो, मानो कि आपको पता नहीं है आप गलत कर रहे हो, पता कर लो। इसीलिए टैक्स कंसल्टेंट का काम है, आप लोग आगे जाके लोगों को सही कंसल्ट कब करोगे, क्योंकि आपको पता होगा, आप एक्सपर्ट बनोगे तभी ना आप कंसल्टेंट कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे। ठीक है, तो सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस elapse ऑन जून 3। ये जो 30 दिन जो elapse होगा, elapse माने 30 दिन खत्म होगा, कब होगा, जून 3 को। ब्रिज एंड कंपनी रिसीव द गुड्स मई 12, मई 12 को गुड्स रिसीव हुआ ब्रिज एंड कंपनी, मई 30 30th में ब्रिज एंड कंपनी पेमेंट किया। नाउ व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, याद रखें दिस इज रिवर्स चार्ज। अब आपको वो जो मैं अभी फ्लो चार्ट पढ़ा रहा था, अब उसको वो याद करें आप। ठीक है, चारों डेट में से जो पहले होगा, कौन सा डेट पहले आया, रिसीव गुड्स हुआ मई 12 को, मई 4 तारीख सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस elapse होता है जून 3 को। बात को समझे, सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी, ठीक है, ये मई 4 तारीख को इनवॉइस इशू कर रहा है, और इनवॉइस elapse होगा इशू डेट से 30 दिन क्रॉस होगा जून 3 को, 30 डेज बनता है जून 3, और गुड्स रिसीव किया 12 तारीख को, और पेमेंट हुआ मई 30 को। तो बेसिकली आपके सामने 3 डेट आ गया, जून 3, मई 12, मई 30, कौन सा पहले है सर, विच इज अर्ली है सर, जून 3, मई 12 एंड मई 30। सर ऑब्वियसली मई 12, May 12 will be the time of supply, being earliest of the 3 stipulated dates namely। आपको अभी मैं बताया 3 डेटेड क्या हो सकता है, receipt of goods, date of payment and date immediately following 30 days of the issue of invoice। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। क्या the date of invoice is irrelevant, ये जो May 4 है ये relevant है, ये सिर्फ इस काम के लिए आता है कि 30 दिन elapse कब होगा, 31st डे का कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर May 4 से जून 3 के आते आते 30 डेज कवर हो जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये इनवॉइस का डेट चाहिए होता है, अदरवाइज ये इनवॉइस डेट काउंट में नहीं करना है। स्टूडेंट गलती यहाँ कर देता है, वो इस डेट को काउंट करता है, इसको काउंट ना करें, ये सिर्फ कैलकुलेशन भी 30 डेज elapsed। बात समझ में आ रहा है सर, बोलो सर, बात समझ में आया, हेलो। Yes, sir. सिमिलर टाइप्स ऑफ और भी क्वेश्चंस है डेट आइडेंटिफिकेशन का, बिकॉज टाइम आइडेंटिफिकेशन मैंने बेसिकली डेट ही आइडेंटिफाई करना है ना। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फो, सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी 30 days from the date of issuance of invoice elapsed on June 3, वही बात है ना। June 12 पिलर एंड कंपनी रिसीव द गुड्स व्हिच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट, जो ट्रांजिट में था वो रिसीव हुआ जून 12 को, और जुलाई 3 को पेमेंट मेड फॉर द गुड्स रिवर्स चार्ज में। तो आपके लिए 3 डेट आ गया, जून 3, जून 12, जून 3, जुलाई 3, which ever is earlier। पहले कौन सा डेट आया सर, जून 3 पहले आया ना, ठीक है। तो जून 3 में ध्यान से बात को रखना, जून 3 30th डे का बात कर रहा है, इसका मतलब जून 4 होगा आंसर। नहीं समझे, रूल्स कहता है कि 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस, तो 30 डे elapse होता है जून 3 को, तो 31st डे कौन सा होगा, जून 3 होगा कि जून 4 होगा। बात समझ में आया।
हेलो, ये जून 4 क्यों हुआ समझ में आया सर? 30th डे तो जून 3 है, तो फिर 31st डे कौन सा है? ऑब्वियसली नेक्स्ट डे होगा, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें इस बात का। तो June 4, 31st day from the date of supply invoice will be the time of supply, being the earliest of the 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment and date of immediately following 30 days of issuance of invoice, section 12 subsection 3। ऐसा आंसर दो और नंबर लूटो, टू दी पॉइंट आंसर लिखो और नंबर लूटो, ना तो ज्यादा लिखे ना तो कम लिखे। पेज भरने का नंबर यहाँ नहीं मिलता है। हैंडराइटिंग को ठीक ठाक रखो, बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग ऑफलाइन में आते हो, लिखते हो, क्वेश्चन एग्जाम देते हो, हैंडराइटिंग ठीक रखो और टू दी पॉइंट आंसर दो। मार्क्स कैरी करने का एक ही तरीका है। सर समझ गए, आगे भी बोलो। ओके, आ गया सर वो दिन। सर कौन सा दिन? लो हम आ गए। सर भाउचर के बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, याद है? भाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, ठीक है, शॉपिंग मॉल में बड़ा मिलता है। इस बार दुर्गा पूजा का शॉपिंग नहीं गया कर पाया अभी तक, जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो नया खरीदते रहे बाबा, ये बंगाली फैशन है। अगर बंगाली दुर्गा पूजा में एक नया पैंट शर्ट भी नहीं खरीदा तो क्या किया जिंदगी में? दैट्स ट्रू। और आपको बताऊं, बंगाली का नाम लेके बंगाली का नाम खराब नहीं करेंगे। कोलकाता में जो भी बंगाल में, चाहे वो बंगाली कास्ट में हो या ना हो, हर कोई दुर्गा पूजा में ही शॉपिंग करते हैं। सर जाना पड़ेगा, एक छुट्टी मिलेगा तो जाएंगे। सर क्या खरीदेंगे पता नहीं सर, मेरे को खरीदने की ज्यादा भाउचर का इच्छा है कि मुझे भाउचर मिले। सर मजाक कर रहा हूँ, आप बात समझ गए, ठीक है। आप भी जाओ और लूट लूट के भाउचर लेके आओ। सर बजट सबका अपना अपना है, किसी का 500 का बजट हो जाएगा, किसी का 5000 का, किसी का 50,000 का, सबका अपना अपना है। पर नया पहनना सबको पड़ता है, क्योंकि ये घर का एक रीति है। ये एक्चुअली ये देश का ही रीति है, पूरे भारत में पहनते हैं, खुशियां मनाते हैं। As commonly understood, vouchers are instrument that can be exchanged as payment for goods or service of the designated value. As per the definition, they are instrument that certain person माने potential supplier, माने जो आपको सप्लाई कर रहा है या कर सकता है, are obliged to accept as consideration, part or full, for goods or service. The instrument or its related documentation sets out the terms and condition of use, the goods or service covered, and the identity of the potential supplier of such goods or service. सर सब माथा के ऊपर से चला गया, अरे कोई बात नहीं, इसकी चिंता क्यों करते हो, समझ लो फिर बाद में पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। फोकस रखोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या खेल है सर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, एक्मी सेल्स, क्या बोलेंगे, एक्मी की एस्मी, पता नहीं सर, एक्मी हो या एक्समी, पर मेरे को इतना पता नहीं है, प्रोनाउंसिएशन बड़ा चिंता करता है मेरे को कभी कभी। चलो, एक्मी सेल्स लिमिटेड सेल्स फूड कूपन्स टू ए कंपनी। ओके, फूड कूपन बेच रहा है। द कंपनी गिव्स दिस कूपन्स टू इट्स एम्प्लॉइज एज पार्ट ऑफ द एग्रीड परक्विजिट्स। वाह, परक्विजिट्स क्या होता है सर? ये सैलरी में काउंट होता है। परक्विजिट्स एंड अलाउंस, आप लोग इनकम टैक्स में जो लोग सैलरी चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हो उन्हें पता होगा कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अलायंस एज वेल एज परक्विजिट्स। तो सर जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को रखता है ना, तो अलाउंस तो एक्चुअली मैंडेटरी नहीं होता, सिचुएशन वाइज देना पड़ता है। पर परक्विजिट या पक्स, जिसको प्यार से बोलते हैं, फैशन से बोलते हैं पक्स, पक्स मिलता है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं, पक्स दे रहा है कि नहीं। तो पक क्या होता है? पक माने परक्विजिट्स। क्या होता है? कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय भी बोलते हैं कि भाई मेरे को ग्रोसरी खरीदने के लिए कूपन दे दीजिएगा। एक बड़ा फेमस फ्रेंच कंपनी है सोडेक्सो बोल के, मैं हमेशा बोलता हूँ इनका नाम। ये कूपन सिस्टम चालू किया था। बिग बाजार में जो कूपन मिलता था, अभी तो बिग बाजार बंद हो गया, वो अमेजन का होता था। आजकल अमेजन वगैरह में कूपन देता है, अरे कूपन या भाउचर,
सर वो कूपन या वाउचर कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को दे दिया। मानो आपके पास 5,000 का कूपन है, आप मानो टीसीएस में काम करते हो, टीसीएस माने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एंड यू हैव 5,000 रुपीज कूपन जो आपके एम्प्लॉयर आपको दिया है। ये कूपन लेके आप कंपनी के पास जाते हो। कहाँ जाते हो? जिस पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल के साथ टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट है। से फॉर एग्जाम्पल आजकल तो बिग बाजार और है नहीं, स्मार्ट बाजार हो गया। अब टीसीएस का एम्प्लॉय 5,000 का कूपन लेके कहाँ पहुंचे? स्मार्ट बाजार। स्मार्ट बाजार वाले के पास ये जाके जितना भी शॉपिंग किया और काउंटर में जाके, कैश काउंटर में जाके कैश ना देके कूपन पकड़ा रहा है टीसीएस का 5,000 का कूपन। कैश काउंटर में कैश नहीं निकाल रहा है टीसीएस का एम्प्लॉय, 5,000 का कूपन निकाल के बता रहा है कि भाई यहीं पर है, आपको पता होगा। हाँ सर सच में पता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट बाजार के साथ टीसीएस का हो चुका है कि मेरा एम्प्लॉय आएगा मेरे नाम का कूपन लेके, उसको जितना शॉपिंग करना है करने देना, मेरा लिमिट तो 5,000 का है। 5,000 का डिडक्शन करके, रिडम्पशन करके, बाकी एक्स्ट्रा होगा तो काट लेना, नहीं होगा तो उसी के अंदर एडजस्ट कर लेना। ठीक है, केस क्लियर है? बात बोलो सर, कहानी क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. The coupons can be redeemed for purchase of any item, food or provisions in the outlets that are part of the program. As the supply against which the coupon will be redeemed is not known. अब यहाँ पर खेल क्या है, कंपनी फूड कूपन यूज किया, पर कौन से फूड के ऊपर ये नहीं बताया। कंपनी दुकान में तो अलग अलग टाइप का फूड होता है ना, किस फूड में कूपन अप्लाई होगा किस में नहीं, ये पहले से क्लियर नहीं किया। So as the supply against which the coupon will be redeemed is not known on the date of the sale of the coupon, the time of supply क्या होगा फिर? The time of supply of the coupon will be the date on which the employee redeems it against food or provisions items of his choice. ध्यान से सुनना बात को। अगर पहले बोल देता कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कूपन लगेगा तो इजी होता टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं कि किस फूड के ऊपर है, पर्टिकुलर फूड का नाम मेंशन नहीं किया। अगर नाम मेंशन नहीं किया तो सिंपल सा काम है, जिस दिन एम्प्लॉय आएगा वो कूपन लेके जो भी खाना खाएगा, जो भी फूड परचेस करेगा या जो भी प्रोविजंस का उसके चॉइस का वो अवेल करेगा, उस पर्टिकुलर डेट को टाइम ऑफ सप्लाई काउंट किया जाएगा। दैट्स इट। बट सर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। With each purchase of a large pizza during the Christmas week from Perfect Pizza, कंपनी का नाम है रे बाबा, one can buy a voucher of ₹20 which will be redeemable till 5th January for small pizza. देखो कंपनी मेंशन कर रहा है with each purchase of a large pizza during the Christmas week, नॉर्मली 25th से चलता है ना, क्रिसमस वीक एग्जैक्ट डेट 25th से चालू होता है क्या? तो मुझे बता सकते हो क्रिसमस वीक कितना चलता है? सनोन बता सकते हो? हाँ सनोन, क्रिसमस वीक किसको बोलते हैं? 25 से पहले चालू होता है कि 25 से चालू होता है? 21st से चालू होता है। 24 से 3rd जनवरी। थैंक यू सर। ये रहा आपका क्रिसमस वीक। तो विच ईच परचेज ऑफ ए लार्ज पिज्जा ड्यू द क्रिसमस वीक फ्रॉम परफेक्ट पिज्जा, वन कैन बाय ए वाउचर फॉर ₹20 which will be redeemable till 5th Jan for a small pizza. अच्छा यहाँ पर डेट दे दिया, ठीक है। अब सनोन ने मेरे को तो डेट बताया, मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, बोल के मैंने पूछा, कोई बात नहीं सर। यहाँ पर बोल दिया कि भाई 5 जनवरी के अंदर आपको आना है और स्मॉल पिज्जा के पीछे आपको क्या करना है? रिडेम्पशन करना है। मेंशन कर दिया एकदम क्लियर कट। तो एज ए सप्लाई अगेंस्ट विच द वाउचर विल बी रिडीम्ड इज known on the date of issue of voucher,
जिस दिन वाउचर इशू किया जा रहा है उसी डेट से पता है, जिस दिन वाउचर इशू किया जा रहा है उसी डेट से पता है कि ये किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, ना कि रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। बात समझे? बात समझ में आया? ये इशू डेट का डेट लिया जाएगा क्योंकि हमें पता है कि किस गुड्स पे ये वाउचर यूज होगा। जब हमें पता नहीं रहेगा तब रिडेम्पशन डेट लिया जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर? देखो एकदम सुंदर बोला। आपको फूड पास या वाउचर मिला है, ठीक है? एनी फूड आइटम कैन बी परचेज फ्रॉम फूड पास, सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कितना सुंदर बात है। आपको शर्ट का कूपन मिला है, ओनली शर्ट कैन बी परचेज फ्रॉम द शर्ट कूपन, सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कितना सुंदर बात है सर, मजा आ गया ना? कितना सुंदर समझ में आ गया, ठीक है ना? मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ सर। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं जैसे नो कि सर, नो सर, না समझ में স্যার नहीं মানে आया? আমরা শুনছি। ओ अच्छा, सॉरी सर, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रेसिडुअल केसेस, if the situation is not covered by any of the provision discussed above, तो बाकी चीजों को रेसिडुअल बोलते हैं ना, माने बचा कुचा। The time of supply is fixed under subsection 5, section 12 in the following manner। क्या बोलता है? Due date of filing of the periodical return or in any other case date on which GST is paid। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीरियडिकल रिटर्न और इन एनी अदर केस, जैसे कि मंथली रिटर्न होता है, क्वार्टरली रिटर्न होता है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है? रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में आपको पता चल जाता है कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सा रिटर्न होता है, ठीक है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीरियडिकल रिटर्न और इन एनी अदर केस डेट ऑन व्हिच जीएसटी इज पेड। द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रेसिडुअल केसेस आर डिपिक्टेड बाय वे ऑफ डायग्राम। चलो देख लेते हैं, अगर डायग्राम का सुविधा मिलता है तो बिल्कुल देखना चाहिए। ये जीएसटी का, where the periodical return is to be filed, the date on which the return is required to be filed, other cases date on which GST is paid। बस यही है रेसिडुअल केसेस में। जब पता नहीं लगता है क्या है तब रिटर्न फाइलिंग का डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लो मान लिया हमने, ठीक है? यही टाइम ऑफ सप्लाई है, दैट्स इट। ये हो गया सारा गुड्स का खेल। सर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एनहांसमेंट इन वैल्यू ऑफ अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा ये भी थोड़ा देख लो सर। चलो ये भी क्या दोष किया, इसको भी जान लेते हैं। एक बार आपको ना पढ़ने का सिस्टम पता चल जाए फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहानी का किताब जैसे होता है। एक बार कहानी समझ में आ जाए फिर मजा आ जाता है। पढ़ाई का किताब भी ऐसा ही है, समझ में आ जाए ना मजा आ जाए। इसलिए क्या है ना, सोचना पड़ता है, पढ़ाई करने का इच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि पढ़ने का इच्छा ही नहीं होता, बाकी सब काम करने का मन करता है सिवाय पढ़ाई का। पता नहीं, पढ़ाई के साथ जिंदगी भर का दुश्मनी है, पर जिंदगी भर यही एक चीज सताता रहता है, पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा। जिससे दुश्मनी है वही वही जिंदगी में काम आता है। हे भगवान। हाँ सर, कितना सच बोला ना सर मैंने। जो समझ गया वो समझदार है, जो नहीं समझा वो भी समझदार। सर कभी कभी क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई इज इन केस ऑफ एनहांसमेंट इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी एटसेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 माने 12 सबसेक्शन 6 क्या कहते हैं कि कॉमर्शियली मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाईज स्टिपुलेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एटसेट्रा। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पे नहीं पे करोगे तो पेनल्टी लगेगा, टाइम पे नहीं पे करोगे इंटरेस्ट लगेगा, टाइम पे नहीं पे करोगे पेनल्टी ठोक देंगे। करता है ऐसा किसी किसी केस में, जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह तो ज्यादा करता है, टाइम पे करो एग्जाम फीस नहीं तो पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है? तो ज्यादातर केस में जहां डिसिप्लिन मैटर करता है बिजनेस में भी, ठीक है, टाइम में पे करो नहीं तो पेनल्टी लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, लेट फी लगा देंगे। और होना भी चाहिए सर, क्योंकि लोगों का क्या है ना, पब्लिक का कॉन्सेप्ट क्या है
कि अगर कुछ नहीं बोलता है जब मर्जी पे करो, ऐसा है। इसीलिए एक डिसिप्लिन बनाने के लिए ये पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी का कॉन्सेप्ट प्राइवेट बिजनेस में भी एज वेल एज गवर्नमेंट बिजनेस में भी लागू होता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को ना एक इच्छा होना चाहिए कि नहीं करेंगे तो डर होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब जिंदगी में लोगों का डर खत्म हो जाता है फिर लोग डिसिप्लिन नहीं बनता है ना, टाइम पे करना है। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ सर, यही तो रीजन है और क्या। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब टाइम पे ना करने के कारण मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेट फी देना पड़ता है, पेनल्टी देना पड़ता है, क्या हम उसे वैल्यूएशन के साथ काउंट करेंगे? और उस टाइम को क्या किस हिसाब से काउंट करेंगे? तो उसके लिए कुछ एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। राधा ट्रेडर्स, ठीक है, राधा ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स टू श्याम। हाँ हाँ, क्या सुंदर नाम है, राधे श्याम। जो लोग भजन कीर्तन करते हैं राधे श्याम करता रहता है, वृंदावन जाओगे तो पता लगेगा। राधा ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स टू श्याम, सेल्स ऑन 6 जून। एक्चुअली कृष्ण भगवान का एक दूसरा नाम है श्याम। श्याम माने ब्लैकिश, काला। Radha Traders sold goods to Shyam sales on 6 June with a condition that interest at the rate 2% per month will be charged if Shyam sales fail to make payment within 15 days of the delivery of the goods. वाह, 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो 2% पर मंथ का चार्ज करेंगे। मजा आ गया। Goods were delivered as also the invoice was issued on 6 June. गुड्स भी डिलीवरी किया गया, इनवॉइस भी इशू किया गया। कब? 6 जून को। Shyam Sales paid the consideration for the goods on 6 July along with the applicable interest. देरी हो गया ना। The time of supply for the goods sold is the date of issue of invoice, that is 6 June, and the time of supply for the addition in value by way of interest is the date when such addition in value is received by Radha Traders, 6 July, है ना। इनवॉइस इशू किया 6 जून को, है ना। गुड्स वर डिलीवर्ड एंड आल्सो इनवॉइस वाज इशूड 6 जून को, लेकिन श्याम सेल्स ने पेमेंट किया 6 जुलाई को, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट समेत वैल्यूएशन जो लगाया गया, वैल्यू एडिशन, वो 6 जुलाई को हुआ। तो कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद इंटरेस्ट काउंटिंग होगा 6 जुलाई को, और इनवॉइस का डेट माना जाएगा 6 जुलाई, 6 जून को। बस इतना कहा गया और कुछ नहीं। ठीक है, जो डेट में वैल्यू एडिशन होगा इंटरेस्ट के साथ, उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई उसका माना जाएगा। यही बोला और कुछ नहीं। Time of supply for the goods sold is the date of invoice, issue of invoice, that is 6 June, and time of supply for addition in value by way of interest is the date on which such addition in value is received by Radha Traders, that is 6 July. बस यही कॉन्सेप्ट है। जिस डेट में वैल्यू एडिशन करोगे वो वाला डेट ले लेंगे और कुछ नहीं। अब इतना देर से मैंने आपको सेक्शन 12 जितना बताया, सेक्शन 12, ओके, ये सारे के सारे सेक्शन 12 को एक फ्लो चार्ट में रखा गया। ये लास्ट मिनट रिवीजन में काम आता है। जब एग्जाम देने जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तब लास्ट मिनट रिवीजन में ऐसा देखना चाहिए। कैसे पढ़ोगे? अगर पूरा खेल पता है तो ये रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, इफ यू नो दी होल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इफ यू ऑलरेडी रीड ऑल दोज कॉन्सेप्ट, देन ये आपके लिए एकदम सिंपल सा काम है। क्या काम है? एक बार पढ़ा दो सर, चलो पढ़ा देते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ इशू ऑफ or date of issue of tax or invoice under section 31, date of recording of the payment in the books of accounts of the supplier, and date on which payment is credited in the bank account of the supplier, whichever is earlier. ठीक है, इन तीनों में से जो भी पहले होगा वही डेट तो लिया जाता है। No GST at the time of receipt of the advance for the supply of goods, GST to be paid on the date of issue of date or issue of in tax invoice under section 31. यही तो बात है। गुड्स के केस में एडवांस के लिए कुछ नहीं होता, सर्विस के लिए ऐसा कोई बात नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्ज, जब रिसिपेंट को पे करना पड़ता है, इसका थोड़ा ज्यादा लिमिट है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स, डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स, एंड 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, अगर ये 4 केस समझ में नहीं आता है, अनअसर्टेनेबल है, तो जिस दिन रिसिपेंट अपने गुड्स में एंट्री करता है वो वाला डेट को टाइम ऑफ सप्लाई लिया जाता है। बड़ा सिंपल सा बात है। और अगर वाउचर का केस है, अगर आपको पता है पहले से
कि किस चीज पे वाउचर इशू होगा, तो जिस दिन इशू करेगा वो वाला डेट ले लेना। और अगर आपको पता नहीं है कि किस डेट पे किस चीज पे इशू होगा, ठीक है, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर अगर पता नहीं है कि किस चीज पे होगा, तो जिस दिन रिडेम्पशन होगा वो वाला डेट ले लेना। देखो एकदम समरी है, एकदम समरी है। रेसिडुअल केस में भी बता दिया, सारा ऊपर वाला केस को छोड़ के बाकी किसी भी केस में, where the periodical return is to be filed due date of such return or in any other case the date on which tax is paid, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर वैल्यू एडिशन का बात है, एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द गुड्स, डेट ऑन व्हिच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। वैल्यू एडिशन करके पेमेंट जिस दिन होगा उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान दिया जाएगा। जैसे कि अभी अभी एग्जांपल किया 6 जुलाई वाला, इतनी सी बात है। सेक्शन 12, कोई दिक्कत है सेक्शन 12 पे? बोलो सर, समझ में आया? सेक्शन 12 मैंने बेसिकली गुड्स का टाइम फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट। हाँ सर, हाँ सर बोलो, समझ में आया कि नहीं? देखो, अगर आपको गुड समझ में आ गया तो फिर सर्विस ने क्या दोष किया? हाँ सर, गुड्स के साथ प्यार है तो सर्विस से थोड़ी दुश्मनी है, उसे भी समझ लो ना। सिंपल है, ज्यादा माथा ना लगाए। माथा लगाओगे ज्यादा? नहीं, माथा मत लगाओ ज्यादा। हर चीज पे दिमाग लगाओगे, दिमाग बुरा मान जाएगा, दिमाग भी बोलेगा मेरे को भी रेस्ट दो। तो देखो, गुड्स को जिस तरह से पढ़ा आपने उसी तरह से आप सर्विस को भी पढ़ डालो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, इसमें भी दो पार्ट हैं। when the invoice is issued within the time specified under section 31 और when the invoice is not issued within the time specified under section 31। तो दो बात आ गया, फॉरवर्ड चार्ज पे दो बात है। फिर एक रिवर्स चार्ज का एरिया है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ वाउचर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना बात। तो पहला केस बता रहा है सर्विस के केस में, जब इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 इशू हो रहा है, उसमें डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, date of recording in the payment in the books of accounts of the supplier and date on which payment is credited in the bank of account of the supplier, whichever is earned। तीनों में से जो पहले होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अच्छा, अगर सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, फॉरवर्ड चार्ज पे, फॉरवर्ड चार्ज पे, हाँ, देन इसके केस में बता रहे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, date of recording in the payment of the books of account of the supplier and date on which payment is credited in the bank account of the supplier। ये थोड़ा फर्क हो गया डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का, मैंने वो सर्विस खत्म होने का प्रोविजन क्या है, यही बात है। ये तीनों डेट में से जो पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दोनों ही फॉरवर्ड चार्ज में, एक बार इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से हो और एक बार इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से ना हो। फिर आ जाता है रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस एंड 61st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। 61st डे, 60 नहीं 61st, जैसे पहले 31 था वैसे ही 61 डेज, सप्लायर इनवॉइस इशू करने के 61 डे के अंदर, यानी 60 दिन बाद, एट द डे ऑफ 61st। तीनों में से जो भी डेट आएगा पहले वो वाला आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस चार्ज, रिवर्स चार्ज। और अगर बात वाउचर का है, कॉन्सेप्ट वही है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, माने अगर आपको पता है कि सर्विस किस चीज पे लगेगा तो इशू डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानो। अगर आपको पता नहीं है कि सर्विस किस चीज पे यूज होगा वाउचर, तो फिर रिडेम्पशन डेट को यूज करो, जिस दिन वाउचर रिडेम्पशन होगा वो वाला आपका टाइम बनेगा। बस इतनी सी बात, सेम जैसे गुड्स पे था वैसा ही सेम है सर।
ज्यादा कुछ फर्क आपको नजर तो आया नहीं ना, ठीक है। अच्छा एक चीज फॉरवर्ड चार्ज में याद रखना, सर्विस के केस में ये दो फॉरवर्ड चार्ज का केस है। सेक्शन 31 में एक बार इनवॉइस इशू अगर डेट के अंदर हुआ है और एक बार 31 के हिसाब से अगर ना हुआ, अगर इन ऊपर का कोई भी चीज फॉलो नहीं होता है, इफ द अबव इवेंट्स आर अनसर्टेनेबल, अगर अबव इवेंट्स आर अनसर्टेनेबल, टाइम ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। जिस दिन सप्लाई माने रिसिपिएंट ने अपने बुक्स पे उसको रिसीव करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट पे, वो वाला डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और आरसीएम के केस में अगर अबव केस समझ में नहीं आता है, देन डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये वाला केस फॉरवर्ड चार्ज में भी लागू होता है और रिवर्स चार्ज में भी लागू होता है। बाकी एक ही बात है रेसिडुअल केस का और इसका, एक ही चीज है। रेसिडुअल का भी देख लो और आपका इंटरेस्ट पेनल्टी वाला केस भी देख लो, सेम, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, माने फर्क तो छोड़ो एकदम से डिट्टो है। बाकी आप सर्विस का भी कुछ एक क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, सर्विस का भी कुछ पढ़ लो थोड़ा सा। एक बात याद रखना सर, सर्विस के बारे में कहाँ किस सेक्शन में बोला है, सेक्शन 13 में, और सेक्शन 13 का ही सारा सेक्शन का एनालिसिस करके आपको सर्विस के बारे में हर चीज का पता लग जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मोहित खन्ना एंड सन्स is a firm of management consultants. The firm enters into a contract with Spark Private Limited on 1st September for providing consultancy service. Provision of service gets completed on 15th September. Invoice of service is issued on 20th September. ध्यान से सुनना, Mohit Khanna and Sons is a firm of management consultants. The firm entered into a contract with Spark Private Limited on 1st September for providing consultancy service. Provision of service gets completed on 15th September. Provisions क्या है कि 15 तारीख के अंदर काम कंप्लीट करना है। Invoice for the service is issued on 20th September. Payment is received on 10th October. Date find करना है। Since invoice is issued within 30 days from the date of supply of service, normally invoice issue कर देना चाहिए 30 दिन के अंदर, as per section 31. The time of supply is the date of issue of invoice. Date of issue of invoice जो कि 20th September है ना। 1st September को एक्चुअली हुआ है, 1st September से 30 दिन, उसके बीच में 20th आता है आराम से। The 20th September being the earlier of the date of the receipt of payment, receipt of payment से भी पहले है, तो 20th being the earlier than the date of receipt of payment, वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। बेसिकली और कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा था वो रूल को फॉलो करके ही आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक चेंज देता है, इन द अबव एग्जांपल इनवॉइस इश्यूड ऑन 5th October, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर इनवॉइस इशू होता है 5 अक्टूबर को, तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस को लिया जाएगा, दैट इज 15 सितंबर बीइंग द अर्लियर देन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। दिस शुड बी आल्सो द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, क्योंकि इनवॉइस भी 30 दिन के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि 1 सितंबर को तो आपके सप्लाई दिया ना, तो 1 सितंबर से 5 अक्टूबर 30 दिन क्रॉस कर गया, तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस पहले है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस को ही टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। समझ में आ रहा है? बस थोड़ा सा आंख कान खुला रखो, डेट का कैलकुलेशन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। बाकी सिमिलर पैरामीटर में है, सिमिलर पैरामीटर में है, जैसे मैं आपको गुड्स में करा रहा था वैसा ही है। चलो पढ़ लेते। सर्विस का केस है, बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड 15,000, एडवांस 3,000 रिसीप्ट। कन्वेंशन हॉल रिसीव कर रहे हैं, कन्वेंशन करना है, 15,000 का एग्रीमेंट हुआ है, 3,000 रिसीव हुआ है, टोटल एग्रीड वैल्यू 15,000 का सर्विस है, एडवांस रिसीव किया 3,000 का रिसिपिएंट ने। 15 सितंबर को फंक्शन होगा कन्वेंशन हॉल में, 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशू होगा 15,000 का, और ये भी इंडिकेट करेगा 12,000 का पेमेंट बाकी है, ऐसा करके देता ना, 15,000 टोटल, 12,000 ड्यू,
3000 रिसीव्ड, ऐसा करके दे देगा। बैलेंस पेमेंट 12,000 रिसीव हुआ 3 नवंबर को। नाउ दे आस्क यू, इतना सारा ट्रांजैक्शन का खेल है। नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम ऑफ सर्विस, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इसके लिए आपको आंसर देने के लिए क्या, कौन सा पापड़ बेलना पड़ेगा? आंसर देने के लिए कौन सा पापड़ बेलना है? प्रोविजन का पापड़। पढ़ोगे तो जानोगे। सेक्शन 31 सबसेक्शन 2, इसके बीच में एक रूल्स 47 भी आता है। तो रूल 47 भी कहता है द टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड विद इन 30 days ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इन द गिवन केस द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। क्यों? 6 मई को हॉल बुक हुआ है और 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हो रहा है। As per section 13 subsection 2 clause B, in a case where the invoice is not issued within the prescribed time, the time of supply of service is the date of provision of service or receipt of payment, whichever is earlier. अब देखो इस दोनों में से कौन सा पहले हुआ है? प्रोविजन ऑफ सर्विस पहले है कि पेमेंट पहले है? पेमेंट हुआ 3 नवंबर को और प्रोविजन ऑफ सर्विस 27 अक्टूबर को, ना सॉरी 15 सितंबर को। कौन पहले है? 15 सितंबर। So therefore the time of supply of service in the extent of 3000 is 6 May। हाँ, सर्विस के केस में एडवांस का पेमेंट मायने रखता है। तो एडवांस के लिए जो आपने 3000 लिया था उसका तो 6 मई का है। As the date of payment of 3000 is earlier than the date of provision of service, तो एडवांस पेमेंट का सप्लाई ऑफ सर्विस अलग होगा। ये एडवांस का डेट जो है वो अलग से काउंट होगा, गुड्स में जो नहीं होता, ठीक है। और बाकी जो 12,000 का है उसको अलग से लिया जाएगा। लेकिन उसका कौन सा लिया जाएगा? पेमेंट लिया जाएगा कि फंक्शन का डेट लिया जाएगा? जो पहले होगा। तो हम लोग देख पा रहे 15 सितंबर और 3 नवंबर, व्हिचएवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली 15 सितंबर। तो 12,000 के केस में जो पेमेंट बाकी है उसके लिए 15 सितंबर को प्रोविजन ऑफ सर्विस का जो अर्लियर डेट है उसको लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन एडवांस 3000 को अलग से काउंट करना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में, क्योंकि सर्विस के केस में एडवांस रिसीव को काउंट करना पड़ता है। मैंने गवर्नमेंट उसके ऊपर अलग से जीएसटी ले लेगा। बोलो सर, क्लियर बातें? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। अरे कुछ तो बोलो। ओके सर। अच्छा, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ सर, आपको मैक्सिमम चीज समझ में अभी आराम से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, और टाइम ऑफ सप्लाई का कुछ क्वेश्चन मैंने पहले दिन भी कराया था, और यहाँ पर ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो मेरा आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। मैं नोट शेयर कर देता हूँ इफ यू डोंट हैव, ठीक है। कैसे आंसर लिखना है सारा चीज दिया हुआ है, जस्ट प्रैक्टिस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को कंप्लीट कर डालो, कोई भी डाउट रहे पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैं आपके साथ वैल्यूएशंस पे बात थोड़ा कर लूंगा। ऐसे वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी मैंने बात किया, ठीक है। हो सके तो आप वैल्यूएशंस का भी नोट्स कलेक्ट कर लो और वैल्यूएशंस का भी क्वेश्चन कर डालो। कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, लेकिन फिर भी वैल्यूएशंस पे कुछ बात मैं करूंगा आपके साथ, ठीक है सर। बस इतनी सी बात है, आज इतना ही है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू सर।